नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। सच्ची घटना लेकर आया हूँ। घटना थोड़ी पुरानी है, वर्ष 2019 की है, कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु की है। हुआ कुछ यूं कि 30 जुलाई 2019 को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के पास की तरफ जाने वाली एक सड़क के किनारे सवेरे 5 बजे एक स्थानीय किसान मुनी राजू वो वहाँ से टहल के आ रहे थे और पास की मंडी तक जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनको सड़क के किनारे झाड़ियों में कुछ आवाज़ सी आई, जैसे कोई सिसक रहा है या जैसे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पर जानवर या मनुष्य है। पास जाके उन्होंने देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। एक नौजवान महिला कि उस समय जैसा उन्होंने बताया कि मर ही चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ जान बाकी है। चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और बहुत अच्छे और ब्रांडेड कपड़े, उसकी जूती से लेकर और टी शर्ट, जीन्स, घड़ी, इन सब से लग रहा था किसी अच्छे घर की महिला है। फौरन उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस आई तो देखा कि पूरा शरीर खून से लथपथ था और शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से काटे जाने के गहरे निशान थे, जबकि हथेलियां भी उसकी चीर दी गई थी। दोनों हथेलियां उसकी कटी हुई थी, उसको चीरा गया था। लाश के पास कुछ ईंटें मिली जिनमें खून के निशान थे। पुलिस को समझने में ये देर नहीं लगी कि इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल इसके चेहरे को कुचलने में किया गया है। ऐसे में और आइडेंटिफिकेशन का कोई भी सामान उसके कपड़ों से नहीं मिला, जिसकी वजह से पुलिस को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बहरहाल कपड़ों के आधार पर पुलिस ने इस चालाकी से किए हुए हत्याकांड की परतें खोलने की कोशिश शुरू की। 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की गई। जितने लोगों ने देखा सबको लड़की के कपड़ों से और उसके जो जो प्रेजेंटेशन एक होता है आपके सामने, किसी के भी जीवित या मृत व्यक्ति को देखने से ये अंदाज लगा कि ये किसी बड़े घर की हाई प्रोफाइल लड़की होनी चाहिए। और दूसरा, एयरपोर्ट के पास लाश मिलने का मतलब कि या तो वो एयरपोर्ट से निकली थी या फिर एयरपोर्ट जा रही थी। उससे भी ये कुछ अंदाज लगाया और फिर पुलिस को ये लगने लगा कि आज नहीं तो कल जब पता लगेगा तो अनावश्यक इसके केस के विवेचना के बारे में पूछताछ शुरू होगी और तब पुलिस के प्रयासों की समीक्षा जरूर की जाएगी। तभी 20 आदमियों की एक टीम बनाई गई। फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात पर जहां लाश मिली थी वहां सब जानकारी लेनी शुरू की। एक वहां पर किसी 4 पहिया वाहन के टायरों के निशान मिले थे, आने, रुकने और जाने। पुलिस ने उनके भी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो उसकी इम्प्रिंट्स उठाते हैं वो उठाए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी आती हुई और जाती हुई दिखी, लेकिन किसी भी कैमरे में उसका कोई नंबर उसमें पढ़ने में, फुटेज में उसका नंबर पढ़ने में नहीं आया। फिर टीम ने बैठ के डिसाइड किया कि उसके शरीर पर मिले कपड़ों के एंगल से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि मृतक महिला ने ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, टाइटन की महंगी घड़ी पहन रखी थी। आमतौर पर ब्रांडेड चीज़ों की बिलिंग के जरिए खरीदार की पहचान मिल जाती है। जितनी भी ब्रांडेड आप जो खरीदेंगे बिलिंग होगी तो उसमें उसका मेक, उसका नंबर और तमाम चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, जिससे पहचान हो जाती है कि किस आउटलेट से खरीदी गई है। फिर जिस आउटलेट से खरीदी गई वहाँ आसपास पुलिस आगे की विवेचना शुरू करती है। सामने आया कि देश भर में 14,000 जीन्स इस कंपनी की और इस लॉट नंबर की 14,000 जीन्स बेची गई। बिलिंग के आधार पर खरीदारों के नंबर निकाले गए।
साइज़ के आधार पर ये संख्या घट के 800 मिली कि इस साइज़ की कुल 800 जीन्स बेची गई हैं। हर किसी का नंबर निकाला गया जो खरीदार थे, जहाँ-जहाँ से खरीदारी हुई, और सबके मोबाइल नंबर, आज की तारीख में आप कोई भी खरीदारी करिए, आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। तो मोबाइल नंबरों के आधार पर इन 800 लोगों के नंबर निकाले गए, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उसमें लाश की तस्वीरें भेजी गईं, जिनमें जीन्स को प्रोमिनेंटली दिखाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जीन्स के बाद टाइटन वॉच का नंबर आया। टाइटन वॉच के मॉडल के आधार पर इसके खरीदने वालों की डिटेल्स निकाली गई। करीब 1400 खरीदारों में से ज़्यादातर नंबर पुलिस को बंद मिले। हर किसी को कॉल किया गया, सभी 1400 लोगों को। फिर उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें लाश की भी तस्वीरें भेजी गईं और टाइटन वॉच की भी तस्वीरें भेजी गईं, लेकिन उस घड़ी को खरीदने वाला कोई भी शख्स सामने नहीं आया। यानी कहने का मतलब कि विवेचना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ये आया था कि महिला को 22 वार चाकू से किए गए हैं। चाकू की एक साइज़, यानी जो इंजरी की साइज़ आती है वो सेम साइज़ आई। इससे ये इन्फर किया गया कि ये चाकुओं से, एक ही चाकू से लगे हुए निशान हैं और इसी की वजह से उसकी मौत हुई है। सिर पर किसी भारी हथियार से हमला हुआ और कई बार हमला हुआ, जिसके कारण उसका सिर उसका कुचला गया और पोस्टमार्टम के दरमियान उसके शरीर पर बने हुए एस अक्षर के एक टैटू की भी पहचान पुलिस ने की। फिर पुलिस ने किया कि इन जो 800 जीन्स खरीदने वालों के नंबर थे, जो 1400 घड़ी खरीदने वालों को, टाइटन वॉच खरीदने वालों के नंबर थे, इन सब में एस नाम के जो लोग थे उनको अलग से मैसेज किए गए कि हो सकता है एस नाम इनमें से किसी का हो जिससे संबंधित ये महिला हो, और तब उससे ये पता लगे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ये ट्रिक भी पुलिस की काम नहीं आई और अंदाज़ा वही कि या तो ये लड़की या ये महिला एयरपोर्ट जा रही थी या एयरपोर्ट से निकल रही थी। तो एयरपोर्ट की जो पैसेंजर्स लिस्ट थी उसको भी खंगाला गया कि कौन सी ऐसी महिला या कौन सा ऐसा यात्री जिसका फ्लाइट मिस हुई हो उसका पता लग सके, लेकिन ये भी काम नहीं आया। अब अज्ञात लाश की पहचान में पुलिस को लगभग 1 महीने हो गए थे। ये सारे जो कुछ भी प्रयास पुलिस कर रही थी इसमें लगभग 1 महीने निकल गए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इसी बीच किसी व्यक्ति ने, अखबारों में इसको बराबर फॉलो किया जाता रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी ऐसे घर की ये महिला होगी कि जब भी ये खुलेगा तो इसमें ये बहुत हाईलाइटेड मर्डर माना जाएगा आगे चल के, लेकिन पहचान ही नहीं हो पा रही थी। इसलिए प्रेस ने भी इसमें तमाम मदद की, इसकी फ़ोटो छापने में, डिटेल्स निकालने में। इसी बीच इन खबरों को देख के एक अज्ञात मुखबिर ने सूचना पुलिस को दी कि नॉर्थ इंडिया में और खासकर बिहार में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करके लाश को एयरपोर्ट के पास फेंक दिया था। उसका नाम पता भी बताया गया। बेंगलुरु की पुलिस फ़ौरन वहाँ गई, वो व्यक्ति मिल गया, उसे गिरफ्तार करके ले आई और फिर उसके बाद जब वो क्राइम सीन क्रिएट करने की बात है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हमने अपनी पत्नी को मार के फेंका था। क्राइम रिक्रिएशन के लिए जब पुलिस इसको लेकर गई तो वो दूसरी जगह ले जाकर खड़ा हुआ कि मैंने अपनी पत्नी की लाश यहाँ पर फेंकी थी। जो ये लाश मिली थी ये उस जगह से काफ़ी दूर थी, ये लाश जहाँ पे उसने अपनी पत्नी की लाश को फेंकना बताया था। तो बेंगलुरु पुलिस ने पास के थाने से, जो उसका था एयरपोर्ट का जो थाना लगता है, वहाँ संपर्क किया तो ये पता लगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इस घटना के 4 दिन पहले वहाँ पर भी एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी और फिर उस अज्ञात महिला के फोटोग्राफ और बाकी सब चीज़ से उसने बताया कि हाँ, ये मैंने मारा था और मेरी पत्नी की लाश थी। हालांकि काफ़ी दिन हो गया था, इस वजह से उस लाश का डिस्पोजल 72 घंटे के बाद किया जाता है। कुछ दिन और रखा रहा होगा
और ये फिर उसका डिस्पोजल कर दिया गया था। तो एक मामला तो सुलझा, लेकिन इस अज्ञात महिला की लाश का मामला बिल्कुल भी नहीं सुलझ पाया। फिर एक संयोग हुआ। पुलिस ने देखिए बहुत प्रयास किया, और इस प्रयास में उसने जिस लाश को 72 घंटे रखा जाता है, उसे लगभग 10 दिन तक उसे बनाए रखा, उसको मॉर्चरी में, कि हो सकता है कोई जब इसका सुराग लग जाए तो किसी को पहचानने की आवश्यकता पड़े, तो फिर कपड़ों की और इसकी, क्योंकि कपड़े और घड़ी और बाकी चीज़ें तो भेजी जा चुकी थी सब जगह, कहीं से पता नहीं लग रहा था, तो लाश रहेगी तो उससे पहचानने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसी बीच एक संयोग हुआ, एक कोइंसिडेंस हुआ, एक जिसे कहते हैं कि अपने आप, जब आप मेहनत करिए तो कहीं न कहीं से कोई न कोई मदद अपने आप भी मिल जाती है। हुआ ये था कि बेंगलुरु में एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं बी रामामूर्ति। बी रामामूर्ति ही इस की जांच भी कर रहे थे, और रामामूर्ति ने चोरी के एक मामले में एक चोर को, जो बेंगलुरु से सोना चुरा के कलकत्ता गया था, वहाँ से गए थे, उसको गिरफ्तार करके लाए थे, और 50 लाख का सोना उससे बरामद हुआ था। चूंकि कलकत्ता से ये आदमी पकड़ कर आया था और ये बरामद हुआ था, और कलकत्ता में भी इस तरह की चोरियां हुई थी, तो कलकत्ता पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही बार बार रामामूर्ति को फ़ोन करता था। लेकिन चूंकि रामामूर्ति इस अज्ञात महिला के इन्वेस्टिगेशन में इतना बिजी थे कि वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहे थे। कई बार फ़ोन करने के बाद भी रामामूर्ति ने फ़ोन उठाया नहीं, कलकत्ता पुलिस के उस सब इंस्पेक्टर का भी और सिपाही का भी। अगस्त 2019 को, करीब करीब 1 महीने बाद, कोलकाता के न्यू मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से बेंगलुरु के उस इंस्पेक्टर रामामूर्ति को कॉल किया गया, और उसने झल्लाहट में वो कॉल रिसीव की, और फिर दोनों में वही अपने मतलब की बात हुई कि साहब, जिस चोर को आप यहाँ से ले गए थे, जिसके पास से 50 लाख का सोना बरामद हुआ था, हम उसको रिमांड पर अपने यहाँ ले आना चाहते हैं। हमारे यहाँ की भी कई चोरियाँ हैं, हो सकता है उससे पूछताछ में हमारे यहाँ यानी कलकत्ता की कुछ चोरियाँ खुल जाएं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर, हम 1 महीने से आपसे बातचीत करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो राममूर्ति ने उसका वाजिब कारण बताया, और ये बताया कि वो पिछले 10-15 दिनों से एक लाश, अज्ञात महिला की लाश की विवेचना के सिलसिले में बहुत व्यस्त हैं, और इसकी वजह से वो फ़ोन पर ध्यान नहीं दे पाए थे। जब बात निकली तो उन्होंने केस न सुलझा पाने की हताशा भी उस सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, जो भी न्यू मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन कलकत्ता से जिसने फ़ोन किया था, उसको बतानी शुरू की। डिटेल सुनते ही कलकत्ता पुलिस के कांस्टेबल ने राममूर्ति से कहा कि जरा आप 5 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ इसी हुलिया की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है। थोड़ी देर बाद फिर उसने फ़ोन किया राममूर्ति को, और उसने बताया कि ये कंप्लेंट संदीप डे नाम के शख्स ने बताया था कि उसकी पत्नी कुछ दिन पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, मॉडल है, और कुछ दिन पहले वो बेंगलुरु गई थी, लेकिन वहाँ से लौट के नहीं आई। हालांकि उसे बेंगलुरु से भी दिल्ली और एक जगह और बताया उन्होंने कि जाना था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है वो थोड़े दिन बाद लौट के आए, लेकिन फ़ोन बंद होने की वजह से उन्हें शंका हो रही है, इसलिए ये मिसिंग कंप्लेंट लिखाई जा रही है। शिकायतकर्ता संदीप डे का शुरुआती नाम एस से था, तो और यही टैटू लाश पे बना हुआ था। बेंगलुरु पुलिस ने सीधे लाश की तस्वीरें कोलकाता पुलिस को भेजी। तस्वीरों में कपड़ों से कोलकाता के रहने वाले संदीप डे ने इसकी पहचान अपनी पत्नी के रूप में की, और उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का नाम पूजा सिंह डे है, जो पेशे से एक मॉडल हैं, और कुछ समय पहले एक इवेंट के सिलसिले में बेंगलुरु गई हैं। तभी से उनका मोबाइल फ़ोन बंद है, और हम मान के चलते हैं कि तभी से वो लापता हैं। इंस्पेक्टर राममूर्ति बेंगलुरु से कलकत्ता जाने के लिए अपनी टीम के साथ रवाना ही हो रहे थे, तभी दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति अली नाम के एक शख्स ने
बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया और ये कहा कि जो टाइटन घड़ी की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी गई हैं, वो घड़ी उसने कुछ दिन पहले अपनी एक गर्लफ्रेंड को दी थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा डे ही बताया। तो बात तस्दीक हो गई कि मृतका पूजा डे ही है। पूजा की पहचान भी उसने जब यहाँ से फोटोग्राफ्स भेजी गईं तो उसके ज़रिए कंफर्म कर दी थी। पुलिस ने लाश की पहचान होती ही दिल्ली से अली और कोलकाता से पूजा के पति संदीप और उनके परिवार को पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुला लिया। पूजा के पति संदीप डे ने बयान में बताया कि उनकी शादी 7 साल पहले हुई थी, हालांकि उनके बच्चे नहीं हैं। पूजा पेशे से मॉडल थी और कुछ समय से पिछले 2 साल से वो इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती थी और काम के सिलसिले में अक्सर पूजा बेंगलुरु और दिल्ली का सफ़र किया करती थी। संदीप ने बताया कि पूजा और अली के रिश्तों से वो अनजान है। उन्हें अली नाम के किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है और न ही उन्हें ये भान है कि उनकी पत्नी यानी पूजा डे का अली नाम के किसी व्यक्ति से कोई रिश्ता भी है। पूजा के परिवार से सबको बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई तो सामने आया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। पूजा और संदीप में अक्सर अनबन रहती थी। परिवार के बयान के बाद पुलिस ने संदीप को शक के दायरे में रखना शुरू किया कि चूंकि अनबन बनी रहती थी और सिर्फ एक मिसिंग कंप्लेंट लिखा के वो चुप हो गया। कभी उसने थाने पे परसू नहीं किया, कभी उसने बेंगलोर में किसी से संपर्क नहीं किया कि साहब वो बेंगलुरु गई थी, फलां तारीख को वापस आना था, फलां उसका नाम था, इस नाम से अगर टिकट बुक कराया गया है तो इसे देखा जाए। इस तरह की कोई बात उसने खाली मिसिंग कंप्लेंट लिखा के और वो चुपचाप बैठ गया तो पुलिस का शक करना लाजमी था। पुलिस ने उसको शक के दायरे में रखा और फिर उसके बाद फिर वो एविडेंस इकट्ठा करने लगी। पुलिस ने ये थ्योरी अपने मन में ये गढ़ी कि संदीप को पूजा और अली के रिश्तों के बारे में जब जानकारी हुई होगी तो उससे नाराज होकर उसने पत्नी की हत्या या तो खुद की या किसी से करवा दी। पूजा के बॉयफ्रेंड अली से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि एक इवेंट के दौरान उसकी पूजा से मुलाकात हुई थी। साथ साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो ये भी जानता था कि पूजा शादीशुदा है, लेकिन इससे उनके रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पुलिस को अली पर भी शक होने लगा, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए उसको शक के दायरे से हटा दिया कि अगर वो खुद इसमें शामिल होता तो खुद ही सामने से आके पुलिस से कभी वो संपर्क नहीं करता। अगर वो हत्यारा होता तो खुद कभी संपर्क नहीं करता, पुलिस ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती, सो बात अलग होती। इसलिए उसको शक के दायरे से निकाल दिया। पुलिस संदीप डे के खिलाफ सबूत जुटाने लगी, साथ ही पूजा के मोबाइल नंबर से उन जगहों पर पूछताछ करने लगी जहाँ जहाँ वो बेंगलुरु में फ्लाइट से कलकत्ता से आकर बेंगलुरु जब उसने लैंड किया उसके बाद से उसको ट्रैक करने लगी। तो ये पता लगा कि 29 जुलाई 2019 को फ्लाइट से वो कलकत्ता से बेंगलुरु पहुंची। एयरपोर्ट से उसने ऐप के जरिए कैब बुक की थी जिससे वो सिंह सांद्रा के सहारा पेविलियन होटल में पहुंच गई थी। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज में देखा तो 29 जुलाई को वो अकेले ही चेक इन करती हुई दिखाई दी। होटल स्टाफ ने उन्हें बताया कि पूजा अकेले ही होटल आई थी। 30 जुलाई को ऑनलाइन कैब बुक करके वो मीटिंग करने गई थी। 30 जुलाई को आई और सवेरे उसने एक कैब बुक कराई और उससे वो मीटिंग करने गई जहां वो इवेंट के लिए काम करने आई थी। फिर उसके बाद लौट आई। 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात करीब 3:50 पर उसने होटल से चेकआउट किया, बिल्स पेमेंट किए और वो उसी कैब से एयरपोर्ट से निकली जिससे वो दोपहर में आई थी। तो होटल से मिली जानकारी को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप को छाना तो उसमें पूजा की देर रात की कोई बुकिंग नहीं मिली। अब पुलिस ये परेशान, होटल वाले बार बार कहते थे कि नहीं साहब ड्राइवर और कैब तो वही थे,
जिससे वो दोपहर में मीटिंग के लिए आई थी, क्योंकि वो ये कह गई थी कि जब ये ड्राइवर आ जाए तो मेरे रूम में फ़ोन करके मुझे उठा दीजिएगा, मुझे जगा दीजिएगा, ताकि मैं पहुंच जाऊं, नहीं तो फ्लाइट मेरी मिस हो जाएगी। तो ड्राइवर वही था और कैब वही था, लेकिन उसका कोई रजिस्ट्रेशन ऐप में नहीं मिला। फिर पुलिस का सीधा शक उस कैब के ड्राइवर पर गया। उसकी सीसीटीवी में फुटेज में साफ साफ उसकी तस्वीर भी थी, क्योंकि रात में उसे एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए उसने रिसेप्शन में आके बताया था कि मैडम को बता दीजिए कि मैं लेकर आ गया हूँ। खैर, ड्राइवर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया 23 अगस्त को, और उसकी पहचान 30 जुलाई को ये लाश मिली थी, और 23 अगस्त 23 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान 22 साल के नागेश के रूप में हुई। पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती शुरू की तो नागेश ने पूजा की हत्या करने की बात कबूल कर ली। जुर्म के उसके जो इकबालिया बयान है, इकबाल जुर्म जो उसने किया नागेश ने, उसके हिसाब से 30 जुलाई की दोपहर को पूजा ने ऑनलाइन ऐप के जरिए उसका कैब बुक कराया। वो होटल से मीटिंग की जगह जहां उसको इवेंट के लिए जाना था वहां तक उसके साथ गई, और फिर वापस लौटते समय उसने रास्ते की बातचीत में ये जिक्र किया कि उसे देर रात एयरपोर्ट भी जाना है, जिसके लिए वो रात में कैब बुक करेगी। नागेश ने उससे कहा कि आप ऑनलाइन बुकिंग की जगह अगर डायरेक्ट मुझे सिर्फ 1200 रुपये दे दें तो मैं टाइम से पहले आ भी जाऊंगा और आपको मैं एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दूंगा। यहीं पर पूजा ने लापरवाही की और उसने उस ड्राइवर की बात मान ली कि ये गया था वहाँ पर, और वहाँ जब तक हम मीटिंग में रहे तब तक इसने वेट किया, इसने यहाँ तक छोड़ा है, मैं इसको जानती हूँ, ये मुझको जानता है, लिहाजा बजाय इसके कि रात में उठ के हम कैब बुक करें, वेट करें और रिसेप्शन वालों को इन्वॉल्व करें, इससे बढ़िया जब ये आ जाएगा तो हम अपना समय बचा के सीधे यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और इसी वजह से चूँकि वो सीधे पैसे देने की बात हुई और ऐप में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, ओला उबर जो भी रहा हो, इसलिए ऐप के खंगालने पर उस दिन की, उस रात की बुकिंग का कोई पता नहीं लगा। नागेश ने बताया कि पूजा के पहनावे से वो किसी रईस खानदान की लगती थी, बातचीत से भी वो किसी रईस खानदान की लगती थी। ये भी बताया कि जब वो होटल से उसको इवेंट वाली जगह पे ले जा रहे थे और वापस ले आए थे, तब भी बहुत से लोगों से जब वो बात कर रही थी तो उससे लग रहा था कि वो पैसे वाली और किसी रईस खानदान की हैं। जैसे ही उसने ये देख लिया कि उसको कैब से रजिस्टर करके, ऐप पर रजिस्टर करके नहीं बुलाया गया है, उसके मन में उसे लूटने का ख्याल आने लगा। दरअसल उसने अपनी ये कार, जिस पर वो टैक्सी का काम करता था, वो लोन पर खरीदी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसके कार की ईएमआई बाउंस हो गई थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में पूजा को देखते ही और अकेला समझकर उसे लूटने का मन उसने बना लिया। वो होटल से एयरपोर्ट की तरफ निकला था। देर रात हो चुकी थी। पूजा सिंह डे को नींद आने लगी थी। काफ़ी लंबा रास्ता था। जैसे ही पूजा गहरी नींद में गई, उसी वक्त सुनसान रास्ता देखकर नागेश ने कार रोक ली। उसने सबसे पहले लोहे की रॉड से सो रही पूजा के सिर पर वार कर दिया। नागेश को लगा कि पूजा बेहोश हो गई। जब वो उसका सामान लूटने लगा, उसी दौरान पूजा को होश आ गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने बचाव में जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। नागेश ने चाकू से पहले उसकी कमर, फिर पेट और शरीर पर कई वार करने शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण पूजा की वहीं मौत हो गई। नागेश उसका सामान लेकर वहाँ से भाग निकला। जिस समय सुबह 5 बजे पूजा की लाश किसान मुनिराजू ने देखी थी, उसके कुछ मिनटों पहले ही, यानी जब वो नज़दीक गया था, जब वो दूर से सुन रहा था तब शायद वो जिंदा हो, लेकिन जब वो नज़दीक गया था और पहली बार उसने देखा था तो ऐसा लग रहा था उसके कुछ मिनटों पहले ही उसकी मौत हुई थी। नागेश ने पूजा के ई वॉलेट से पैसे भी निकाले और उसका सामान, और उससे सामान खरीद कर अपनी बहन को भी ऑनलाइन गिफ्ट कर दिया। 2 साल तक नागेश को इस मामले में जमानत नहीं मिली थी। 2 साल बाद 15 मार्च
2021 को पुलिस ने केस में चार्जशीट दाखिल की। सितंबर में उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होना था, लेकिन इससे पहले ही सितंबर 2021 में जेल में फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हो गई। तो ये किस्सा वहीं ख़त्म हो गया। आज की घटना देखिए, अपराधी नागेश ने यह कभी नहीं सोचा था कि पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच भी पाएगी। नागेश दिन में जब पूजा को लेकर मीटिंग के लिए गया था तो उसने भांप लिया था कि ये बेंगलुरु की नहीं है। बातचीत में उसने पूछ लिया कि आप बाहर की लग रही हैं, तो पूजा ने उससे बता दिया कि हाँ, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, काम से यहाँ आई हूँ। रास्ते में इवेंट वालों से फ़ोन पर बातचीत करते समय उसको ये भी पता चल गया कि रात में उसे फ़्लाइट पकड़नी है। फिर उसने अपनी तरफ से कहा कि मैडम, आपको अगर देर रात में लाइट पकड़नी है तो होटल से एयरपोर्ट के लिए रात में आपको कैब मिलने में बहुत दिक्कत होगी। कैब वाले इतनी दूरी का रास्ता रात में नहीं तय करते हैं, वो लोकल 4 से 10 किलोमीटर के पैसेंजर ही उठाते हैं। तो अगर आप कहिए तो मैं सीधे वहीं आ जाऊंगा होटल, और हमें बिना ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराए अगर मैं पहुंच जाता हूं, हमें 1200 रुपये दे दीजिएगा, मैं आपको एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। ये बात सुन के उसे लगा कि हाँ ठीक है, हम कैब बुक करेंगे, फिर नीचे आएंगे सामान लेके, फिर वेट करेंगे, फिर बार बार पूछेंगे, फिर उसका लोकेशन देखेंगे, टाइम लगेगा। इससे बढ़िया जब ये आ ही रहा है और जो चार्ज इसका लगता है वाजिब चार्ज लग रहा है, हो सकता है कम ही हो, हम इसको कैश दे देंगे, क्या दिक्कत है हमें, बाकी झंझटों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। रिसेप्शन पर उन्होंने बता दिया, पूजा डे ने, कि जब ड्राइवर आ जाए तो उसके रूम में फ़ोन करके उसे बता दिया जाए कि आपकी गाड़ी आ गई है। वो फ़ौरन नीचे आ जाएगी और एयरपोर्ट के लिए चली जाएगी। दोपहर में ही पूजा के पहनावे और बातचीत से नागेश के मन में लालच आ गई थी, और जब किराए की बात बिना ऐप पर रजिस्टर कराने के लिए हो गई, तब उसे लगा कि अब उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐप पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जैसे ही वो लेकर होटल से उसे चला तो पूजा के सोने का इंतज़ार किया। पूजा जैसे ही गहरी नींद में सोई, वैसे ही उसकी हत्या कर दी और सारा सामान लेकर भाग गया। अंधेरे में वो घड़ी नहीं देख पाया, इसलिए घड़ी बॉडी में पड़ी रही और फिर घड़ी के सहारे ही तमाम चीज़ें आगे बढ़ी थीं। ई वॉलेट भी उसने पूरा खाली कर दिया। जिस तरह से पुलिस ने विवेचना में पहचान करने के जो प्रयास किए, वो काबिल तारीफ हैं। इस तरह की हत्याओं में इस तरह के प्रयास कि ब्रांडेड कपड़ों की बिलिंग से उसके मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और फिर कपड़े और लाश की फ़ोटो भेजकर उसकी पहचान कराना, ये वास्तव में बहुत तकनीकी रूप से बहुत ही ऊंचा काम है, अच्छा काम है, और हाई क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की ये इंडिकेशंस हैं। तो हालांकि देखिए, कोइंसिडेंस से इस घटना का खुलासा हुआ, लेकिन पुलिस के प्रयास को आप नकार नहीं सकते। बहुत ही सराहनीय प्रयास किया था और एक सैल्यूट बनता है उन पुलिस वालों को जिन्होंने टेक्निकली आगे बढ़ने का प्रयास किया था। तो देखिए, कहने का आशय ये कि अकेली महिला या पुरुष जब भी कैब में सफ़र करे तो पहले तो उसे हर हाल में ऐप पर, ओला या उबर के ऐप पर रजिस्टर करा के ही वो कैब से जाना चाहिए। थोड़े कम पैसे की, मतलब पैसा बचाने की लालच की वजह से अगर आप बिना रजिस्टर कराए अपनी यात्रा करेंगे, नगद पैसा दे देंगे उसे, ये हमेशा हानिकारक होता है। और अगर ऐसा किसी वजह से करना ही पड़े कि कैश देना है, तो आप जैसे ही गाड़ी में बैठें, ड्राइवर से उसके गाड़ी का नंबर पूछ लें, उसका नाम पूछ लें, और व्हाट्सएप पर या किसी दूसरे साधन से अपने किसी परिजन को, माँ बाप को, पत्नी को, भाई को, किसी को मैसेज कर दें, ताकि जब कल को आपका मोबाइल बंद हो, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो आप संबंधित को ये बता सकें कि साहब इस गाड़ी से इतने बजे वो फलां जगह के लिए चली थी। थोड़ा सा आसानी हो जाएगी पुलिस को। तो दूसरी बात ये, पहली तो एक बिना रजिस्ट्रेशन के न चलें, और अगर चलें तो गाड़ी का नंबर और ड्राइवर इसके बारे में अपनों को बता जरूर दें। दूसरा, यात्रा के समय जो खाली समय होता है, बहुत से लोगों की आदत है कि गाड़ी में बैठते ही जो पेंडिंग उनकी कॉल्स हैं उस पर बात करते हैं।
मिस्ड कॉल मान लिया 8 हैं या 7 हैं उनके पास, तो सोचते हैं कि अब गाड़ी से जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, आधे घंटे का टाइम है, सबको इसी खाली समय में हम निपटा देंगे। तो वो खाली समय गाड़ी में बैठने का, वो कॉल के लिए लोग उसके लिए कॉल के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आप जब ऐसी अनजान जगह पे हैं और आप और ड्राइवर ही सिर्फ गाड़ी में हैं, तो आप बात करते करते ये भूल जाते हैं कि आप अपने बारे में कौन कौन सी बात ऐसी बता रहे हैं जो ड्राइवर भी सुन रहा है। वो सुनता रहता है, वो कभी उसके कान कभी बंद नहीं रहते हैं, नज़र सामने होती है, स्टीयरिंग पे हाथ होता है, लेकिन कान वो उसके लगे होते हैं कि पीछे बैठा हुआ पैसेंजर किस तरह की बातें कर रहा है। उससे आपकी प्रोफाइल का वो अंदाज़ा लगा लेता है कि, और तब जब वो सभाषी हो, आपकी भाषा समझने वाला हो। अगर आप ऐसी जगह हैं, बातचीत में आपको लगा कि ड्राइवर दूसरी भाषा समझने वाला है, तो आप अपनी भाषा में बात करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्राइवर अगर सभाषी है और आप बात ही करते जा रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल का अंदाज़ा वो हर हाल में लगा लेगा। अगर उसके मन में लालच आ जाए, तो ऐसे अपराध हो जाएंगे, जैसा आज वाली घटना में हुआ है। इसलिए इससे बचना चाहिए। खाली समय में आप तो अपना समय का सदुपयोग करने के लिए लोगों से फ़ोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बात ही बात में, अनजाने में बातें बहुत सी ऐसी निकल जाती हैं जो ठीक नहीं होती और आपकी प्रोफाइल का अंदाज़ा लगाने में सहायक होती हैं। लिहाजा इस तरह की बात करना ऐसे में जब आप अगले को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक नहीं होता। इससे बचना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आपके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत